देखिए, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं इसमें दिखाई पड़ती हैं। मुख्य रूप से नर जनन तंत्र में सबसे पहले पाया जाता है एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है या वृषण पाया जाता है, जो उदर गुहा से नीचे स्वतंत्र रूप से लटकता रहता है ना। उदर गुहा से नीचे स्वतंत्र रूप से लटकता रहता है और यह एक जोड़ी होता है, गोलाकार अंडाकार होता है और चारों तरफ से एक वृषण कोश से घिरा हुआ रहता है। एक त्वचा की संरचना से बंद रहता है, त्वचा की संरचना में, जिसको कहते हैं वृषण कोश या टेस्टिस सैक कहा जाता है। और वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो ये एक जोड़ी होता है जो उदर गुहा के नीचे लटकता रहता है। और उदर गुहा के नीचे होने का कारण क्या है कि वृषण का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टिस का मुख्य कार्य स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। तो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर में शुक्राणु जो है वो विकसित नहीं हो सकते हैं या स्पर्म विकसित नहीं हो सकते। इसीलिए प्राकृतिक रूप से इसमें मनुष्यों में ये व्यवस्था पाई जाती है कि शुक्राणु जो होते हैं वो शरीर से बाहर लटकते रहते हैं, ताकि शरीर के ताप से कम ताप में शुक्राणु का विकास हो सके। तो वो क्या होते हैं, इसीलिए शरीर के बाहर लटकता रहता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि शुक्राणु जो है वो शरीर के उदर गुहा के बाहर क्यों लटकते रहते हैं। तो उसका कारण क्या है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शुक्राणु से संबंधित बात, वृषण से संबंधित बात। और वृषण का कार्य क्या होगा? वृषण का कार्य क्या होगा? वृषण का कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना, महत्वपूर्ण कार्य है। ये मुख्य जनन अंग होता है और बाकी के सारे जनन अंग जो होते हैं और भाग पाए जाते हैं वो सहायक जनन अंग होते हैं। तो मुख्य जनन अंग है, इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु या स्पर्म का फॉर्मेशन करना। और इसमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा विशेष प्रकार का नर हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन या मेल हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो कि मेल्स में या नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अर्थात द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण मेल में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आवाज़ का भारी हो जाना और दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी हो जाना और कई किशोरावस्था से संबंधित जितने भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो सब किसके कारण आते हैं? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण। स्वभाव का उग्र हो जाना, दाढ़ी मूंछ का आना, शारीरिक और जैविक दोनों ही प्रकार की उनमें फिजियोलॉजिकल और बॉडी चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो वो सारे चेंजेस किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और वो हार्मोन यहाँ पर स्थित एक इंटरस्टिशियल सेल नामक ग्रंथि जो पाई जाती है उसके द्वारा स्रावित होता है। किसमें? टेस्टिस में या वृषण में। ठीक है, अब एक जोड़ी वृषण होता है, उसके बाद आती है नलिकाएं, शुक्रवाहिनी या स्पर्म डक्ट। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद आता है स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म बनने के बाद में आगे की ओर किसके द्वारा? स्पर्म डक्ट या शुक्र वाहिनियों के द्वारा कहाँ डाल दिए जाते हैं? ये फुली हुई संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, ये है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल जिसको कहा जाता है। तो स्पर्म डक्ट या शुक्र वाहिनी एक जोड़ी होती है, दोनों तरफ की टेस्टिस से एक एक निकलती है। ये आपको लेटरल व्यू दिखाया जा रहा है या साइड का स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से दो होते हैं जो उदर गुहा के दोनों तरफ लटकते रहते हैं और बीच में एक मस्कुलर या पेशीय संरचना पेनिस होता है। तो बाद में इसके बारे में बताते हैं, पहले ये देख लीजिए। शुक्रवाहिनी जो होती है वह शुक्राणुओं को यहाँ से वृषण से कहाँ तक पहुँचाती है? शुक्राशय तक पहुँचाती है। अर्थात स्पर्म डक्ट जो है वो स्पर्म्स को कहाँ तक लेकर जाती हैं? सेमिनल वेसिकल से या शुक्राशय तक लेकर जाने का कार्य करती हैं। तो ये इनका सिर्फ यही काम है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का। ठीक है, अब आगे की ओर ये सेमिनल वेसिकल यानी शुक्रवाहिनी थोड़ी फूल जाती है, उसको कहते हैं शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का मुख्य कार्य क्या है कि यहाँ पर इसको शुक्राणु को क्या करते हैं? ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ विशेष प्रकार का एक तो संग्रह करके रखता है, जब तक कि माने निषेचन की क्रिया तक जाने तक के लिए संग्रह करके शुक्राणुओं को संग्रह करता है। संग्रहण और पोषण प्रदान करना, उसको पोषण एक विशेष प्रकार के द्रव में उसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं और वो उसको पोषण प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ शुक्राणु क्या है? बिना तरल माध्यम के जीवित नहीं रह सकता, तो उसको तरल माध्यम प्रदान करना। तो शुक्राशय का दो मुख्य कार्य क्या हो गया? एक तो है शुक्राणु का पोषण करना, दूसरा है संग्रहण करना और तीसरा है तरल माध्यम प्रदान करना। तो उसके बाद शुक्राशय से आगे की ओर एक और मुख्य नलिका में जाकर जुड़ती है,
और ये नलिका किस में खुलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि में खुलती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक छोटी सी ग्रंथिनुमा संरचना होती है। इसमें भी विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है और ये द्रव भी शुक्राणुओं को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर का सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय का द्रव और प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव दोनों ही शुक्राणुओं को सक्रिय करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ तरल माध्यम प्रदान करते हैं और आगे की ओर कहाँ तक लेकर जाते हैं? मूत्र मार्ग तक लेकर जाते हैं, जो कि मूत्र मार्ग और स्पर्म डक्ट जो है वो दोनों आपस में यहाँ पर यूरेथ्रा में मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर मूत्र मार्ग के द्वारा ये बने हुए शुक्राणु जो हैं, डेवलप या विकसित किए हुए शुक्राणु मूत्र मार्ग के द्वारा मैथुन के दौरान या जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी या मैथुन की क्रिया होगी उस समय यहाँ पर से वीर्य के साथ में ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो वीर्य में क्या क्या स्थित होते हैं? शुक्राणु माने टेस्टिस से निकलने वाला, सीसन से निकलने वाले वीर्य में क्या क्या स्थित होते हैं? वीर्य को सीमेन भी कहा जाता है, सीमेन कहा जाता है। इसमें होता है शुक्राणु होता है, शुक्राणु होता है, प्लस क्या उपस्थित होता है? शुक्राशय का द्रव होता है ना, शुक्राशय का द्रव होता है। और तीसरा क्या स्थित होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव होता है। तीनों द्रव मिलकर, तीनों द्रव में, इन दोनों द्रव में ये शुक्राणु तैरते रहते हैं और ये सभी आपस में मिलकर सीमेन या वीर्य का निर्माण करते हैं, जो कि चिपचिपा म्यूकस नुमा ये अर्ध तरल द्रव के समान होता है, अर्ध तरल द्रव के रूप में स्थित होता है। ठीक है, तो अभी 10वीं की कक्षा में इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त है कि यहाँ से जो द्रव निकलता है वो पोषण प्रदान करता है शुक्राशय से और संग्रह करता है शुक्राशय और माध्यम को तरल बनाए रखता है। और शुक्राणु, चूंकि इसमें शुक्राणु की संरचना इस तरह से होती है, एक हेड होता है और बीच में मिडिल पीस और नीचे की ओर टेल होता है। तो ये पूंछ के माध्यम से तैरता रहता है। तो तैरता रहेगा कब? जब माध्यम तरल होगा। तो तरल माध्यम को बनाना कौन करता है? शुक्राशय करता है और साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये प्रोस्टेट और शुक्राशय दोनों मिलकर शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करते हैं। उसके बाद आगे की ओर एक और संरचना है, ये देखिए यहाँ मूत्राशय से निकल कर आ रहा है मूत्र मार्ग, उसी से जाकर ये मिल जाता है कौन? शुक्रवाहिनी, है ना। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद आपस में मिलकर यहाँ पर शुक्रवाहिनी सब मिलकर एक साथ किससे बाहर हो रहे हैं? मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर हो रहे हैं। उसके बाद और एक अंग और पाया जाता है, सीसन या पेनिस। ये पेनिस जो है मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मूत्र के मार्ग के द्रव को, मूत्र को और साथ ही साथ शुक्राणुओं को एक साथ बाहर करने का काम करता है। तो शुक्राणु को कहाँ तक पहुँचाएगा? मादा के गर्भाशय तक पहुँचाने का, स्पर्म्स को फीमेल के यूटेरस में पहुंचाने में सहायक होता है। मुख्य कार्य क्या हो गया पेनिस या शुक्राणु का? कि स्पर्म या शुक्राणु जो यहाँ टेस्टिस में बन चुके हैं उनको यहाँ से लाते हुए ये फीमेल के गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन अंग। और आगे हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं।